नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हाथरस भगदड़ मामले में राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, कर डाली बड़ी मांग, जिसको सुन करके भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा मांगा है। जीतू पटवारी बोले, नरसिंह घोटाले को लेकर के भाजपा के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और इनको इस्तीफा दिला कर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश ने बुलाई पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक, 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के किया मंथन और कहा है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में खेला शुरू हो गया है। अखिलेश सिंह बोले, मामला सीरियस, लालू यादव के दावे को हल्के में मत लेना। जी हां दोस्तों, यहां पर पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर आमने सामने एनडीए वर्सेस इंडिया। 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन ने भर दिया हुंकार। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसमें किस पार्टी की जीत होगी, एनडीए वर्सेस इंडिया? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। हाथरस भगदड़ मामले में राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखा चिट्ठी, ये बड़ी मांग की है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने यहाँ पर हाथरस भगदड़ मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने पत्र में जारी मुख्यमंत्री योगी को पीड़ित परिवारों की समस्या को बताया है। इसके साथ ही सांसद राहुल गांधी ने सीएम योगी से मांग की है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए, साथ ही पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा की राशि दी जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख दी है और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है और राहुल गांधी ने पत्र के जरिए मुख्यमंत्री योगी को पीड़ित परिवारों की यहाँ पर समस्या का जिक्र किया है। जिसके साथ ही सांसद राहुल गांधी ने सीएम योगी से मांग की है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए और साथ ही जल्द से जल्द मुआवजे की राशि यहाँ पर पीड़ितों तक पहुँचा दी जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और राहुल गांधी ने पत्र में लिखा है कि इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों को हमारी सामूहिक संवेदना और मदद की जरूरत है। राहुल गांधी ने ये पत्र जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने भगदड़ में जान गंवाने वाले और घायलों की प्रदेश सरकार की ओर से मिले मुआवजे पर सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठा दिया है राहुल गांधी ने। उन्होंने लिखा कि सरकार की ओर से घोषित मुआवजा काफ़ी कम है, ऐसे में इसे बढ़ाया जाना चाहिए, साथ ही घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए। पोस्ट में लिखा, हाथरस में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख महसूस कर और समस्या जानकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से उसने अवगत कराया है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड को लेकर के राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख डाला है और कर दिया बड़ा खुलासा, जिसको सुन करके भाजपा उड़ गई है नींद। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा मांगा। जीतू पटवारी बोले, नरसिंह घोटाले को लेकर के भाजपा के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख जीतू पटवारी ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी कथित नरसिंह घोटाले को लेकर के राज्य की भाजपा सरकार को घेरने जारी रखेगी और अदालत का रुख भी करेगी, क्योंकि 4 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य खतरे में है। और मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के एक दिन बाद उन्होंने यह टिप्पणी की है। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने कथित घोटाले के संबंध में मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा मांगा था। विधानसभा की कार्यवाही निर्धारित समय से 14 दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर पटवारी ने संवाददाताओं से कहा कि हम लड़ाई जारी रखेंगे, हम सबूत लेकर अदालत जाएंगे, हम सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं विधानसभा में घोटाले को आक्रामक तरीके से उठाने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विधायकों को बधाई देता हूं। हमने मंत्री के खिलाफ सबूत रखने के, लेकिन सत्तारूढ़ दल इसे स्वीकार करने से इनकार कर रही है। पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं करती। उन्होंने 5 दिवसीय सत्र का हवाला देते हुए कहा कि यह पिछले 20 वर्ष में मध्य प्रदेश में सबसे छोटा बजट सत्र था। उन्होंने कहा कि फीस भरने, परीक्षा पास करने आदि के बावजूद 4 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में है। इस भ्रष्टाचार सरकार ने उनका भविष्य बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों,
यहाँ पर फिर से भाजपा को घेर लिया है कांग्रेस ने और मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफे की कर दी है मांग और बोला है जल्द से जल्द इस्तीफा दे मंत्री जी, नहीं तो जितू पटवारी बोले नरसिंह घोटाले को लेकर के भाजपा के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और अगर विधानसभा में नहीं चुना गया तो कोर्ट तक जा सकते हैं। तो दोस्तों सारे सबूत को लेकर के कांग्रेस हो सकती है कोर्ट जाए और मंत्री को जल्द से जल्द इस्तीफा देना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर। अखिलेश ने बुलाई पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक, 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव को लेकर के किया मंथन। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में अहम बैठक हुई है। इसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष, प्रभारी और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे। और दोस्तों बैठक के बाद नेता ने कहा कि अयोध्या की मिल यहाँ पर समेत कई सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगामी उपचुनाव और 2027 यूपी चुनाव की पूरी तैयारी में जुट गए हैं। जी हां दोस्तों, यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें कानपुर के सीसामऊ की सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाई जाने के बाद खाली हुई है। इसके अलावा 9 सीटों के विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है। इसमें से 5 सीटें कलहल और कई जगहों के हैं और समाजवादी पार्टी के पास थी। इसके अलावा खैर गाजियाबाद और फूलपुर सीटें भाजपा के पास तो मजवा, निषाद पार्टी और मीरापुर रालोद के पास थी। तो दोस्तों यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर, जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है। और सिर्फ 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी नहीं, यूपी में 2027 में तो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके लिए भी समीक्षा बैठक अखिलेश यादव ने लेना शुरू कर दिया है। और अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में जो है वो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और यहाँ पर भाजपा को लगने जा रहा बड़ा झटका। और यहाँ पर अब की बार होश उड़ाने के लिए अखिलेश यादव काफी हैं और अब की बार उत्तर प्रदेश में जड़ से उखाड़ेंगे भाजपा को अखिलेश यादव और उसकी चुनाव की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर। बिहार में खेला शुरू हो गया है। अखिलेश सिंह बोले मामला सीरियस, लालू यादव के दावे को हल्के में मत लेना। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बिहार में राजनीति गर्मा गई है और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के केंद्र सरकार गिरने के बयान पर जेडीयू और भाजपा नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने कहा कि लालू जी जैसे व्यक्ति अगर इस तरह की बात बोलते हैं तो उनको सीरियस लेना चाहिए। केंद्र मंत्री लल्लन सिंह के बयान, 99 सांसद वाले खुश हैं, लूडो नहीं खेलना है क्या? जब 99 पर सांप काटता है तो एक बार चले जाते हैं। पर अखिलेश सिंह ने कहा कि भारत सरकार के मंत्री इस तरह का बयान देते हैं, प्रजातंत्र और यहाँ पर संविधान की तुलना अगर लूडो गेम से हो रहा है, वहाँ ऊपर वाला ही मालिक है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से गिर गई है भाजपा सरकार और एनडीए और बिहार की यहाँ पर राजनीति जो है उसमें फिर से मच गया है भूचाल। क्योंकि अगर लालू प्रसाद ने ये बात कही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार या कहे कि भाजपा सरकार, यहाँ पर जो है एनडीए की सरकार और भाजपा सरकार जो है वो किसी भी वक्त बिहार और केंद्र की सरकार को गिराया जा सकता है। और केंद्र की सरकार जो है वो अब की बार 5 साल नहीं चलने वाली है। एक बार चुनाव तो होने दीजिए, भाजपा को पता लग जाएगा कि केंद्र की सत्ता उनके हाथ में कितने दिनों है। तो दोस्तों यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने भी भाजपा को घेर लिया है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को डराते हुए बोल दिया है कि अब की बार संभल के काम करिए, क्योंकि अब की बार जो आपकी सरकार है वो बहुमत की सरकार नहीं है, एक गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार को कभी भी तोड़ा जा सकता है और गिराया जा सकता है। और एक बार विधानसभा चुनाव होने दीजिए बिहार में, उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में विधानसभा में किसकी सरकार, राज्य में किसकी सरकार रहेगी और केंद्र की सत्ता में कौन विराजमान होगा, सब का सब आपको पता लग जाएगा, जिसको सुन करके भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के बाद फिर आमने सामने एनडीए इंडिया, 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से एनडीए इंडिया ब्लॉक के आमने सामने आने वाले हैं। 10 जुलाई को 7 राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्रों
क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, उसका रिजल्ट 13 जून को जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह उपचुनाव पश्चिम बंगाल के 4, हिमाचल प्रदेश के 3, उत्तराखंड के 2 और पंजाब, तमिलनाडु और बिहार के एक सीट पर होना है। इसमें से 3 सीटें भाजपा के पास हैं, 2 कांग्रेस के पास और एक सीट राजद, द्रमुक और आप और तृणमूल कांग्रेस के पास है। तो दोस्तों, बिहार की रुपौली विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल की कई सीटें हैं और तमिलनाडु की सीटें हैं, मध्य प्रदेश की सीटें हैं, जिन पर उपचुनाव जल्द से जल्द होने जा रहा है। तो दोस्तों, यहां पर उपचुनाव होने जा रहा है और 4 सीटों पर उपचुनाव हो जा रहा है। 3 भाजपा विधायक कृष्ण कल्याण और कई विधायक वहां पर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे, उसके इस्तीफे दिए थे, जबकि तृणमूल विधायक यहां पर निधन की वजह से यहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो दोस्तों, यहां पर 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा चुनाव यहां पर उपचुनाव होने जा रहा है और ये उपचुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जीत को फिर से देखा जाएगा एनडीए वर्सेस इंडिया को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, यहां पर लोकसभा चुनाव के बाद फिर आमने सामने आ जा रहा है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, और अब की बार 10 जुलाई को देखा जाएगा कि 7 राज्यों में 13 सीटों पर, जितने भी सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, उन पर किस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी। अगर एनडीए अब की बार फिर हार जाती है तो अब की बार एनडीए को यह समझ जाना चाहिए कि जनता के हित में ना काम करके, जनता के अनहित में काम करके भाजपा सरकार जो है वो घिरती जा रही है, एनडीए जो घिरती जा रही है, और इंडिया गठबंधन विपक्ष दल जो है मजबूती के साथ तो खड़ा ही है और वो और मजबूत होता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करता अगली खबर की तरफ। शिंदे को शिंदे से दिलवाए मात, उद्धव ठाकरे की चाल से भाजपा सन 20 चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सियासी रूप से देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद गठबंधन का प्रमुख दल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट सियासी गणित साधने में जुट गया है। इसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन शिवसेना पर कब्जा करने वाले नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। वह विधानसभा चुनाव के यहाँ पर एकनाथ शिंदे को मात देने को कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी राजनीति के तहत रविवार को उद्धव ठाकरे छत्रपति संभाजीनगर दौरे पर थे और वह किसानों से बातचीत करेंगे। फिर भाजपा के असंतुष्ट नेता राजू शिंदे शिवसेना यहाँ पर शिवसेना ठाकरे समूह में शामिल होंगे। उसके साथ कई अन्य नेता भी उद्धव गुट में शामिल हो सकते हैं। इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह के बाद भी राजू शिंदे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और शिवसेना ने महाराष्ट्र में उड़ा दी है भाजपा की नींद, क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और जिसको लेकर के यहाँ पर बड़ा खेल महाराष्ट्र में शुरू हो गया है और शिंदे को शिंदे से दिलाएंगे मात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ शिंदे वर्सेस शिंदे होने जा रहा है और उद्धव ठाकरे ने चाल यहाँ पर बड़ी खेल दी है, जिसको देख करके भाजपाइयों की उड़ गई है नींद और भाजपा रह गए हैं सन। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में बड़ा खेल शुरू हो गया है, क्योंकि शिंदे वर्सेस शिंदे अगर हो जाता है तो यहाँ पर भाजपा को बड़ा झटका लगेगा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जीत मिलने के आसार तेज हैं, जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में जीत सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करता है अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे की राशि जब्त हो, चंदे के बदले लाभ की जांच भी करे। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे की राशि जब्त करने की मांग की गई है। जी हाँ दोस्तों, याचिका में यह भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाए जो यह जांच करे कि चुनाव चंदे के बदले कोई लाभ तो नहीं दिया गया है। इस याचिका में कहा गया है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा अपलोड किया है, जिससे देखने से पता चलता है कि 23 राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के मार्फत कुल 12,516 करोड़ रुपए 12 अप्रैल 2019 से लेकर के 15 फरवरी 2024 के बीच 1,210 मतदानदाताओं से मिले थे, जिसमें से भी 21 दानदाताओं ने 100 करोड़ से ज्यादा की राशि दान की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर चंदे का जो धंधा हुआ था
इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी गई है और साफ साफ कह दिया गया है कि इस चंदे को जब्त करे सुप्रीम कोर्ट और इसकी जांच कराई जाए, तो पता तो लगे कि ये चंदा जो दिया गया था इसके चक्कर में किस पार्टी ने कितना उनको धंधा दिया, कितना लाभ दिया, जिसके चक्कर में ये चंदा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के रद्द कर दिया था। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे का संपूर्ण ब्यौरा भी सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, जिस पर SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग के साथ साझा किया था, जिसे चुनाव आयोग ने अदालत के आदेश के मद्देनजर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से उठ चुका है और इलेक्टोरल बॉन्ड में मिले चंदे की राशि को जब्त कर लेना चाहिए और चंदे के बदले लाभ की भी जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। केंद्र राज्य सरकार असम में बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करे, प्रियंका गांधी। जी दोस्तों, असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों की समस्या यहां पर सहायता के लिए राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल होने का आह्वान किया है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने की अपील भी की है। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, असम में बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु की समाचार बहुत ही दुखद है। लगातार बिगड़ती स्थिति के चलते लाखों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। यहाँ पर काजीरंगा में बड़ी संख्या में जानवर की भी मृत्यु हुई है और कई घायल हैं। हमारी संवेदनाएं असम के लोगों के साथ है। मैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं से अपील करती हूं कि यहां पर कृपया राहत एवं बचाव कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। राज्य एवं केंद्र सरकार से मेरी विनती है कि प्रभावित जनता की हर संभव मदद करे। तो दोस्तों, इससे पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने असम में कई विनाशकारी बाढ़ पर चिंता व्यक्त भी की थी। तो दोस्तों, प्रियंका गांधी यहां पर आगे आई है और केंद्र और राज्य सरकार से असम में बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करे। प्रियंका गांधी ने यह अपील कर दी है, इंडिया गठबंधन से भी की है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी की है और कहा है कि ये सब राजनीति के तहत नहीं होता है। यहाँ जनता के हित में जनता को काम करना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं जो असम के लिए काम करना चाहते हैं, असम में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, वो आगे बढ़कर आए। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आगे बढ़ के आए, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता भी आगे बढ़ के आए और पीड़ित जो यहाँ पर लोग हैं उनकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद करें। तो दोस्तों, यहाँ पर असम में प्रियंका गांधी ने बड़ा यहाँ पर कर दिया है खेला। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त मजबूत करने की तैयारी में कांग्रेस, जाने क्या है पार्टी की रणनीति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार उम्मीद से बढ़कर रहा है। पार्टी को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन का पूरा फायदा मिला है। इस दशक बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने सुरक्षित दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में सफल रही है। पार्टी सफलता के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित समुदाय को अपने पाले में बनाए रखने को लेकर के यहाँ पर खास रणनीति पर काम कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और कांग्रेस ने राज्य में दलित समुदाय के लिए एक व्यापक यहाँ पर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। इसी अभियान के तहत दलितों के बीच विशेष सदस्य अभियान, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रभावशाली दलित हस्तियों की पहचान करना, साथ ही उनके मुद्दे पर बात करने के लिए संभव सम्मेलन और जिला स्तरीय दलित चौपाल आयोजित करना शामिल होगा। हाल ही में लखनऊ में राज्य कांग्रेस मुख्यालय में हुए एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य भर के प्रमुख दलित यहाँ पर नेताओं के सुझाव को सुनने के बाद 15 दिन का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल करना शुरू कर दिया है और लोकसभा चुनाव में जो मिली बढ़त मजबूत करने की तैयारी में है कांग्रेस। और कांग्रेस ने रणनीति बना ली है कि कैसे यहाँ पर सदस्यता अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाए, किस किस स्टेज पर चलाया जाए, कैसे हर घर पहुंचा जाए, हर जनता से मिला जाए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है वो कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो पाए। और यहाँ पर भाजपा को हराने का काम अगर उत्तर प्रदेश में कोई कर सकता है तो कांग्रेस
पार्टी कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेला फिर से उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी ने अभी से इसकी शुरुआत कर दी है। अगर जड़ से मजबूत करना है कांग्रेस पार्टी को तो घर घर पहुंचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए।